बहू, जल्दी अस्पताल आ जाओ। 25 लाख रुपए लेकर विनय की जान खतरे में है। मैंने हंसकर फोन पर कहा, माँ जी, आपने गलत नंबर लगाया है। आपकी वो अमीर बहू श्रेया कहाँ है? मैं तो वो अनपढ़ गंवार हूँ जिसे आपने धक्के मार कर निकाला था। सामने से मेरी पूर्व सास कांताबेन की सिसकियां सुनाई दे रही थी। वही कांताबेन जिनकी आवाज कभी मेरे घर में सायरन की तरह गूंजती थी, आज वो किसी भींगी बिल्ली की तरह गिड़गिड़ा रही थी। सुधा बेटी, पुरानी बातें भूल जाओ। विनय का लीवर खराब हो गया है। डॉक्टर ने कहा है अगर 24 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो नहीं बचेंगे। श्रेया श्रेया तो घर की तिजोरी खाली करके भाग गई। अब तुम ही सहारा हो। मैंने अपनी लेदर की कुर्सी पर पीछे झुकते हुए एक गहरी सांस ली। मेरे सामने मेरे कैटरिंग बिजनेस अन्नपूर्णा फूड्स की बैलेंस सीट रखी थी। आज मेरा टर्नओवर करोड़ों में था, लेकिन आज से 5 साल पहले मेरी किस्मत इस परिवार की नज़र में 2 कौड़ी की भी नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधा गुप्ता है। आज मेरी उम्र 50 साल है। लखनऊ में मेरा अपना 3 मंजिला मकान है, 2 गाड़ियां हैं और 50 लोगों का स्टाफ है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे आग के दरिया से गुजरना पड़ा है। एक ऐसी आग जो मेरे अपनों ने ही लगाई थी। अगर आप ऐसी ही जज्बाती कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कहानी शुरू होता है 28 साल पहले। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से थी। पिताजी स्कूल टीचर थे। विनय से मेरी शादी हुई तो लगा जैसे किस्मत खुल गई। विनय का कपड़ों का बड़ा शोरूम था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो बस सम्मान की। शादी के पहले दिन से ही सासू माँ ने मुझे यह जता दिया था कि मैं उनके स्टैंडर्ड्स की नहीं हूँ। मेरा रंग थोड़ा सांवला था और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बस 12वीं पास थी। विनय को मॉडर्न और अंग्रेजी बोलने वाली पत्नी चाहिए थी, लेकिन पिताजी के दबाव में उन्होंने मुझसे शादी कर ली थी। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे होती और रात के 12 बजे ख़त्म होती। पूरे संयुक्त परिवार का खाना बनाना, सास के पैर दबाना, विनय के कपड़े प्रेस करना, बदले में क्या मिलता? ताने। अगर इसमें तो नमक ही नहीं है। पता नहीं कैसी गंवार बहू ले आए हम। विनय खाने की थाली फेंक देते थे। मैं चुपचाप फर्श साफ करती और दोबारा रोटी बनाने चली जाती। सालों बीत गए। हमारे 2 बच्चे हुए, रोहन और रिया। मुझे लगा कि बच्चों के आने के बाद शायद विनय बदल जाएंगे, शायद मुझे पत्नी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन मैं गलत थी। विनय अब घर कम आते थे, अक्सर बिजनेस टूर के बहाने हफ्तों गायब रहते। असलियत मुझे 5 साल पहले मेरी 25वीं सालगिरह की रात पता चली। मैंने घर को फूलों से सजाया था। विनय का इंतजार कर रही थी। रात के 2 बजे विनय घर आए, लेकिन अकेले नहीं, उनके साथ एक औरत थी, श्रेया। उम्र में विनय से 15 साल छोटी, मॉडर्न और इंग्लिश बोलने वाली। विनय ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हॉल में लाकर खड़ा कर दिया। बच्चे सहमे हुए अपनी दादी के पीछे खड़े थे। सुधा, अब बहुत हो गया, मैं इस नाटक को और नहीं झेल सकता। विनय ने श्रेया की कमर पर हाथ रखते हुए कहा, यह श्रेया है मेरी पसंद। ये पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, मेरे बिजनेस में मेरी मदद करती है, और तुम सिर्फ रोटियां बेलना जानती हो। मुझे तलाक चाहिए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांताबिन की तरफ देखा। मुझे लगा था कि एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते वो मेरा साथ देंगी, लेकिन कांताबेन ने मुंह फेरते हुए कहा, बेटा ठीक ही तो कह रहा है। इतने बड़े बिजनेस वाले की बीवी अनपढ़ हो तो समाज में नाक कटती है। श्रेया के आने से हमारा रुतबा बढ़ेगा, और वैसे भी श्रेया अपने साथ दहेज में 50 लाख ला रही है। 50 लाख, बस यही कीमत थी मेरे 25 साल के समर्पण की। मैंने विनय के पैर पकड़े। विनय, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? बच्चे क्या सोचेंगे? विनय ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं सोफे के कोने से टकराई और मेरे माथे से खून बहने लगा। बच्चे मेरे पास रहेंगे, तुम निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। उस काली रात बारिश हो रही थी। मुझे धक्के मारकर मेरे ही घर से, जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचा था, बाहर निकाल दिया गया। मेरे बच्चे रो रहे थे, लेकिन कांताबेन ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपये थे और बदन पर फटी हुई साड़ी। मैं पूरी रात एक बस स्टॉप पर बैठी रही, रोती रही, सोचती रही कि अब मैं क्या करूं, मर जाऊं। लेकिन फिर मुझे अपने बच्चों के चेहरे याद आए। मैंने कसम खाई कि मैं मरूंगी नहीं, मैं जीऊंगी, और इतना शानदार जीऊंगी कि एक दिन ये लोग मुझे देखने के लिए तरसेंगे। मैंने एक गुरुद्वारे में शरण ली, वहाँ लंगर में सेवा करने लगी। वहाँ लोगों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आया। एक बुजुर्ग महिला ने मुझे सलाह दी, बेटी तेरे हाथों में जादू है, तो टिफिन का काम क्यों नहीं शुरू करती? मैंने हिम्मत जुटाई, एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और 5 टिफिन से शुरुआत की। मैं सुबह 4 बजे उठती, मसाला पीसती, सब्जी काटती और खुद साइकिल चलाकर टिफिन पहुंचाने जाती। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, अरे देखो गुप्ता जी की बहू अब साइकिल पर खाना बेच रही है। लेकिन मुझे सुनाई देना बंद हो गया था। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक था, पैसा और पावर। मेरी मेहनत रंग लाई।
5 टिफिन 50 हुए, 50 से 500 हुए। सुधा का खाना पूरे शहर में मशहूर हो गया। मैंने बड़े बड़े ऑफिसों से कॉन्ट्रैक्ट लिए। 3 साल के अंदर मैंने अपनी कैटरिंग कंपनी खोली, अन्नपूर्णा फूड्स। इधर मेरी तरक्की हो रही थी और उधर विनय की बर्बादी की खबरें मुझे मिलती रहती थी। पता चला कि श्रेया ने विनय को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया था। उसने धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी, दुकान, मकान अपने नाम करवा लिए। विनय को शराब की लत लग गई थी। वो दिन भर नशे में डूबे रहते। बच्चे हॉस्टल भेज दिए गए क्योंकि श्रेया को उनकी जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी। दोस्तों, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। जो लोग आज ऊपर हैं वो कल नीचे भी आ सकते हैं। कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। आज सुबह जब मैं अपनी लग्जरी कार से ऑफिस पहुंची तो मेरा पीए दौड़ता हुआ आया। मैडम, कोई आपसे मिलने आया है, बहुत देर से रिसेप्शन पर बैठा रो रहा है। मैं अपने केबिन में गई और स्क्रीन पर देखा, वो मेरा बेटा रोहन था। 22 साल का हो गया था। मैं दौड़कर बाहर गई। माँ, वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, पापा मरने वाले हैं, उनका लिवर पूरी तरह डैमेज हो चुका है। श्रेया आंटी ने सारे पैसे ले लिए और घर के कागजात लेकर भाग गई। पापा सरकारी अस्पताल में जनरल वार्ड में पड़े हैं। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन के लिए 25 लाख चाहिए। दादी के पास कुछ नहीं बचा। माँ, प्लीज़ पापा को बचा लो। अपने बेटे को रोता देख मेरा दिल पसीज गया। एक पल के लिए मैं कमज़ोर पड़ गई, लेकिन फिर मुझे वो थप्पड़ याद आया, जो बारिश वाली रात याद आई और वो शब्द याद आए, तुम सिर्फ रोटियां बेलना जानती हो। तभी मेरा फ़ोन बजा। वो कांताबेन का फ़ोन था। बहू, प्लीज़ आ जाओ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। मेरी गलती थी, मैंने उस डायन श्रेया पर भरोसा किया। उसने हमें सड़क पर ला दिया। विनय तड़प रहा है। तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना अब। सुना है तुम करोड़पति हो गई हो। अपने पति की जान बचा लो, भगवान तुम्हें और देगा। मैंने एक गहरी सांस ली। रोहन मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। मैंने फ़ोन स्पीकर पर डाला। मैंने कहा, माँ जी, आपको याद है जब मैं उस रात बारिश में भीग रही थी तब आपने भगवान को याद किया था? नहीं ना? आपने कहा था कि अनपढ़ बहू से नाक कटती है। आज उसी अनपढ़ बहू के पैसे से आपके बेटे की जान बचेगी। आपको शर्म नहीं आती? बेटी, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत पछता रही हूँ, लेकिन अभी बदला लेने का वक्त नहीं है। वो तुम्हारा पति है, तुम्हारे बच्चों का बाप है। वो मेरे बच्चों का बाप है, इसलिए मैं अभी तक आपसे बात कर रही हूँ माँ जी। लेकिन वो मेरा पति 5 साल पहले ही मर चुका था। जिस दिन उसने दूसरी औरत के लिए मुझे घर से निकाला, मेरा पति उसी दिन मर गया था। मैंने रोहन की आंखों में देखा और अपना चेक बुक निकाला। कांताबेन को लगा मैं मान गई। उनकी आवाज़ में लालच आ गया। हाँ हाँ, जल्दी लेकर आ जाओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने चेक पर कुछ लिखा, फाड़ा और रोहन के हाथ में थमाया। रोहन ने चेक देखा और चौंक गया। माँ, ये क्या है? मैंने फ़ोन पर कांताबेन से कहा, माँ जी, मैंने रोहन के हाथ एक चेक भेजा है। उसमें 25 लाख नहीं बल्कि 50,000 रुपये हैं। क्या? 50,000? इसमें तो दवाइयाँ भी नहीं आएंगी। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? कांताबेन चिल्लाई। सुनिए माँ जी, मेरी आवाज़ अब सख्त थी। ये 50,000 रुपये मैंने इंसानियत के नाते दिए हैं, पत्नी के नाते नहीं। 25 लाख रुपए से दूर मैं उस आदमी पर 25 पैसे भी खर्च ना करूं जिसने मेरी आत्मा को कुचला था। सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त होता है। और रही बात लीवर की, तो श्रेया को फ़ोन कीजिए। उसने विनय की शराब का और जायदाद का दोनों का मजा लिया है। लीवर भी उसी से मांगिए। लेकिन बहू, और हाँ, एक आखिरी बात, मेरे बेटे रोहन और बेटी रिया की पढ़ाई और उनकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। वो जब चाहे मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन आप और आपके बेटे के लिए मेरे घर में, मेरे ऑफिस और मेरी ज़िंदगी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। मैंने फ़ोन काट दिया। रोहन अभी भी चेक को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, माँ, आप सही हो। पापा ने आपके साथ जो किया उसके बाद उन्हें आपसे मदद मांगने का कोई हक नहीं है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन पापा के पास नहीं। मैं अपनी बहन को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। हम आपके साथ रहेंगे। रोहन चला गया। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गई। मेरे आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के नहीं, सुकून के आंसू थे। मैंने आज अपना हिसाब बराबर कर लिया था। 2 दिन बाद खबर आई कि विनय का ऑपरेशन नहीं हो पाया। पैसों की कमी की वजह से उन्हें घर ले जाना पड़ा। अब कांताबेन और विनय एक छोटे से किराए के कमरे में रहते हैं। कांताबेन लोगों के घरों में बर्तन मांजती है ताकि शराबी बेटे की दवा आ सके। श्रेया का कोई पता नहीं है। और मैं अपने बच्चों के साथ अपनी खुशहाल दुनिया में हूँ। रोहन अब मेरा बिजनेस संभालता और रिया वकालत पढ़ रही है। मैंने इस पूरी घटना से एक ही बात सीखी, औरत को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम मिट्टी हैं तो हम चट्टान भी हैं। हम बनाना जानती हैं तो मिटाना भी जानती हैं। विनय ने मुझे बेचारी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसी धक्के ने मुझे व्यापारी बना दिया। अगर आज मैं वहाँ उस घर में चुपचाप सब सहती रहती तो शायद आज मैं भी उनके साथ सड़क पर होती। मैंने अपनी इज्जत चुनी, अपना स्वाभिमान चुना। आपकी राय क्या है दोस्तों? क्या मुझे विनय के इलाज के लिए 25 लाख दे देने चाहिए थे? क्या पत्नी होने का मतलब हर गुनाह माफ करना होता है?
अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको सुधा की यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने परिवार की महिलाओं के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।